गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आइए हम लोग जो है क्लास 10 साइंस का जो पहला चैप्टर जो हम लोग स्टडी कर रहे थे उसी की कड़ी में अगला वीडियो लेकर के आए हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आज हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसको एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ना है। ये एक चित्र दिया गया है, फिगर, यहाँ एक एक्टिविटी परफॉर्मेंस है। ये एक्टिविटी है हमारा 1.5। तो इसके ज़रिए जो है हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आइए स्टडी करते हैं कि एक्टिविटी 1.5 में क्या लिखा है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कहता है कि सबसे पहले 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स क्या करना है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम हमको क्या लेना है, फेरस सल्फेट FeSO4 का क्रिस्टल्स लेना है। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। कह रहा है कि फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल्स है, ठीक है, FeSO4, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4। ये FeSO4, ये फेरस सल्फेट का क्या है, केमिकल फार्मूला है। तो फेरस सल्फेट का कलर को नोट कर लेना है कि पहले क्या कलर था। उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर। ये जो बर्नर है, इस बर्नर के ऊपर, ठीक है, ये ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, हीट करना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पिरिट लैम्प, या फिर स्पिरिट लैम्प के ऊपर हीट करना है। और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स, और फिर कलर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कलर कैसा होता है, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि चेंज इन कलर ये भी केमिकल रिएक्शन का क्या था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स था। यहाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, सबसे पहले डो नॉट पुट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ। ये जो बॉइलिंग ट्यूब है उसके बगल में, उसका मुंह के पास नहीं खड़ा रहना है। बॉइलिंग ट्यूब में बॉईल करना है फेरस सल्फेट का क्रिस्टल्स को, ठीक है। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्मेलिंग द ओडोर, ठीक है। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। तो पहले जो है ग्रीन कलर का था फेरस सल्फेट, ठीक है, बाद में क्या हुआ, बदल गया कि नहीं बदला। यू कैन ऑल्सो स्मेल द ओडोर, ठीक है, ऑफ बर्निंग सल्फर। और सल्फर के जलने का आपको क्या आएगा, गंध भी महसूस होगा। ये उसका केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, देखिए कि 2 FeSO4 प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट है, ये सॉलिड फॉर्म में ब्रैकेट में S लिखा है। इसको हीट दिए तो बना फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। कह रहा है इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट और यहाँ प्रोडक्ट में 1 2 3 प्रोडक्ट बन रहा है। FeSO4 फेरस सल्फेट को जब हम हीट किए तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राईऑक्साइड। इस रिएक्शन में हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स। एक सिंगल रिएक्टेंट क्या होता है, टूटता है, ठीक है, ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है 3 प्रोडक्ट में। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्शन ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर FeSO4 एक ये सिंगल
रिएक्टेंट है और राइट साइड में प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व, इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सिंपलर प्रोडक्ट्स क्या कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, इसको स्टडी अभी हम लोग को करना है। और इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट कम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिल करके क्या करता था, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता था, वो होता था कम्बिनेशन। और यहाँ इसमें क्या है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स ये दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके सिंगल प्रोडक्ट बनाता था, तो कम्बिनेशन। यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है। एक चीज़ टूट करके ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। रिएक्टेंट साइड में एक ही है, प्रोडक्ट साइड में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि कोई एक सिंगल प्रोडक्ट डिकम्पोज होने के बाद टूट करके ब्रेक डाउन हो करके क्या दे, दो से अधिक प्रोडक्ट्स दे। जैसे फेरस सल्फेट है FeSO4, उसको जब हम गर्म किए, हीट दिए, तो फेरिक ऑक्साइड में टूटा, सल्फ़र डाइऑक्साइड में और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में। वही लिखा हुआ है बुक में, आप पढ़ सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में यू कैन ऑब्जर्व डैट, आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो टूट करके सिंपलर प्रोडक्ट्स देगा। दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O लूज वाटर, ये अपना वाटर को क्या कर देगा, खो देगा। व्हेन हीटेड, जब इसको हीट करेंगे, एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेज, और फिर कलर क्या हो जाएगा, उसका बदल जाएगा। कलर में हमको क्या देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। इट देन डिकम्पोजेज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, और फिर ये जो है डिकम्पोज होगा, ये टूटेगा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फ़र डाइऑक्साइड में एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड एक सॉलिड है, वाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस, जबकि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या है, गैसेस हैं। तो कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसी को कहेंगे। ठीक है, कि जब कोई एक सिंगल जो है सब्सटेंस या सिंगल रिएक्टेंट टूट करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हीट किए तो फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। अगला है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डिकम्पोज तोड़ते हैं हीट दे करके, तो कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। और इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इस्तेमाल वेरियस इंडस्ट्रीज में किया जाता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम, जिसको हम चूना कहते हैं या लाइम भी कहते हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, खास करके सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, तो ये वाला इसका रिएक्शन है। अगर आप ध्यान से देखें तो CaCO3, ये क्या है, लाइम स्टोन है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कहा जाता है। और इसको जब हम हीट दिए तो ये क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो गया, टूट गया, CO2 और CaO में टूट गया। तो इधर है आपका क्या, एक है रिएक्टेंट और राइट साइड में आपका दो प्रोडक्ट बन रहा है। तो सिंगल रिएक्टेंट जब ब्रेक डाउन होकर के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करे तो वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम डिकम्पोजिशन कराते हैं तो वो टूट करके क्या देता है,
कैल्शियम कार्बोनेट का जब डिकम्पोजिशन कराते हैं तो वो टूट करके देता है क्या चीज़, क्विकलाइम और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्विकलाइम, ठीक है, लाइम स्टोन, जिसको कि कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। उसको जब हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आइए एक और एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया गया, थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट के द्वारा। थर्मल माने हीट होता है, हर जगह हीट दे रहे हैं तोड़ने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए। एक और एक्टिविटी दिया है यहाँ, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट माने PbNO3, Pb ये इसका यहाँ पर रिएक्शन भी है कि PbNO3 लेड नाइट्रेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट जब करते हैं तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट को हीट किए तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या कर रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, कह रहा है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, PbNO3 पाउडर लेना है, इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, एक उबलता हुआ ट्यूब में, बॉइलिंग ट्यूब में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। कहता है इस चिमटा से उस टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, पकड़ना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, चिमटा की मदद से बॉइलिंग ट्यूब को क्या करना है, पकड़ना है और फ्लेम के ऊपर हीट करना है। ये जो बर्नर है, ये जो फ्लेम है, इसके ऊपर हीट कर देना है, बर्नर के ऊपर में। टेक अबाउट 2 ग्राम, 2 ग्राम जो है, लगभग 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है और उसको बॉइलिंग ट्यूब में लेना है, ठीक है, 2 ग्राम, और उसको क्या कर देना है, हीट कर देना है। 2 ग्राम बॉइलिंग ट्यूब में लेने के बाद उसको क्या करना है, हीट कर देना है, और हीट करने के बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। तो जब हम हीट करेंगे तो हम देखेंगे, यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन कलर का क्या निकलेगा, फ्यूम्स निकलता हुआ, आपको धुआं टाइप का निकलता हुआ दिखेगा। दीज फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये फ्यूम किसका है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है। यहाँ देख सकते हैं NO2, ठीक है। यह लेड नाइट्रेट PbNO3, लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3। तो PbNO3 को जब हम हीट करते हैं लेड नाइट्रेट को, तो क्या बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है, उदाहरण है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला एक्टिविटी फिर हम लोग स्टडी करते हैं। ये एक्टिविटी 1.7 को देख लेते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.7 को हम लोग स्टडी करते हैं। आइए, इसमें कह रहा है कि टेक अ प्लास्टिक मग, ये उस एक्टिविटी का क्षेत्र भी दिया गया है। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग ले लेना है, ठीक है। ड्रिल 2 होल्स, और उसमें 2 होल कर देना है, 2 क्या कर देना है, होल कर देना है। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग ले लेना है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, और नीचे में उसका जो पेंदी है, बेस में नीचे में उस प्लास्टिक मग का 2 छेद कर देना है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, और उन, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर आपका रबर स्टॉपर लगा हुआ है, ध्यान से अगर देखेंगे यही है रबर स्टॉपर। तो रबर स्टॉपर है ना, रबर स्टॉपर, तो ये क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि कह रहा है कि टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग ले लीजिए। ड्रिल 2 होल्स, 2 होल उसमें कर दीजिए एट इट्स बेस, बेस में, एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, और उन होल में 2 क्या फिट कर दीजिए, रबर स्टॉपर फिट कर दीजिए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स, फिर कह रहा है कि कार्बन इलेक्ट्रोड्स को इन रबर स्टॉपर्स में क्या करिए, डालिए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर, फिर कार्बन के जो इलेक्ट्रोड हैं
जिनको आप कैथोड एनोड कहते हैं। ये देखिए इधर है एनोड, इधर है कैथोड। ये वाला को कह रहा है आपका लेफ्ट साइड में जो डायग्राम में दिख रहा है वो एनोड, और राइट साइड में जो दिख रहा है वो कैथोड है। एनोड को निगेटिव से दिखाया जाता है, कैथोड को पॉजिटिव, यही ना, एनोड और कैथोड। है टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग ले लीजिए, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, बेस में 2 होल कर दीजिए, एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, और फिर रबर स्टॉपर्स को उन होल में क्या करिए, फिट करिए। इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स, फिर उन रबर स्टॉपर्स में कार्बन इलेक्ट्रोड्स को क्या कर दीजिए, फिट कर दीजिए। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, और फिर कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोड्स को एक 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर आपको बैटरी भी नज़र आ रहा होगा, ये 6 वोल्ट बैटरी से क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है फिल द मग विथ वाटर सच डैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। उसके बाद इस मग में क्या कर देना है, पानी भर देना है, इस तरीके से भर देना है कि इलेक्ट्रोड्स उसमें क्या रहे, डूबा हुआ रहे, इमर्स रहे। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फरिक एसिड विथ टू द वाटर, अब उस पानी में कुछ बूंदे डालना है, क्या डालना है, ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ बूंदे डालना है, किसका, डाइल्यूट सल्फरिक एसिड का, H2SO4 का, पतला डाइल्यूट H2SO4 का कुछ बूंदे ड्रॉप्स को उस पानी में डाल देना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विथ वाटर, और 2 टेस्ट ट्यूब जो पानी से भरा है उसको ले लेना है, एंड इन्वर्ट देम ओवर टू कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और फिर उसको उलट देना है। इस तरह से देखिए चित्र में दिख रहा होगा, ये दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया है, फिर पलट दिया, इन्वर्ट कर देना, इन्वर्ट माने पलट दीजिए उन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर में। 2 टेस्ट ट्यूब जो पानी से भरा है उसको ले करके और उलट देना है, किसके ऊपर, वो जो 2 इलेक्ट्रोड था कार्बन का उसके ऊपर, मतलब एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर। 2 अलग अलग टेस्ट ट्यूब में पानी भर लेना है और उसके ऊपर पलट देना है। स्विच ऑन द करंट, फिर कह रहा है कि करंट को ऑन कीजिए, एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, और फिर ये जो apparatus है इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए। तो दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, फिर ये जो बबल है ये वाटर वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा टेस्ट ट्यूब में। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, फिर आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है क्या दोनों में गैस का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या बराबर होगा। वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, जब गैस से भर जाए तो उसको सावधानीपूर्वक हटा लेना है, और फिर टेस्ट दीज गैसेस 1 by 1, फिर एक एक करके इसको बर्निंग कैंडल के बगल में ले जाना है, जलता हुआ मोमबत्ती के बगल में उन टेस्ट ट्यूब को, और टेस्ट करना है। कह रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व करेंगे कि द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स के दोनों तरफ, दोनों इलेक्ट्रोड्स में हमको बुलबुला का निर्माण होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, बुलबुला यही बता रहा है, और बुलबुला जो है वो वाटर को डिस्प्लेस करता हुआ नज़र आएगा टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद कह रहा है जब वॉल्यूम, गैस का जो वॉल्यूम है वो जमा होगा टेस्ट ट्यूब में, तो जब जमा हो जाएगा, वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली, फिर उन टेस्ट ट्यूब को क्या कर लेना है, हटा लेना, रिमूव कर लेना है, और फिर एक एक करके दोनों ही टेस्ट ट्यूब को बारी बारी से बर्निंग कैंडल के पास ले जाना है और देखना है। तो बर्निंग कैंडल के पास अगर आप ले जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस का नाम आप लोग सुने होंगे, H2, हाइड्रोजन गैस का ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो जब भी जलता है तो पॉप साउंड के साथ जलता है, पटपट की आवाज़ के साथ जलता है, पट 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 पट, तो पॉप साउंड जिसको इंग्लिश में कहते हैं POP, पॉप। तो पॉप साउंड के साथ अगर जलेगा जो टेस्ट ट्यूब, तो वहाँ समझ जाना है कि उसमें हमारा H2 बना है, और जो नहीं जलेगा वहाँ समझ जाना है कि ऑक्सीजन बना है, क्योंकि यहाँ वाटर का क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, करंट पास करा रहे हैं वाटर में, जिससे कि वो टूट जाए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, H2O पढ़े हैं ना, H2O वाटर का फार्मूला नहीं पढ़े हैं। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस की बात हो रही है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वाटर से करंट पास कराना, तो जब वाटर से करंट पास कराए और क्या क्या करने के बाद कराए, पहले कैथोड सेट किए,
मग लिए, 2 होल उसमें हमने किया, उसमें रबर स्टॉपर लगाया, उन रबर स्टॉपर में कार्बन इलेक्ट्रोड को इंसर्ट किया, फिर इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, फिर मग को पानी से भर दिया जिससे कि इलेक्ट्रोड्स उसमें डूब जाए, फिर उसमें कुछ बूंद जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मिलाया, डाइल्यूट H2SO4 का, जो कि उस सॉल्यूशन के लिए इलेक्ट्रोलाइट का काम किया। अब उससे करंट क्या कराएंगे, पास कराएंगे, बैटरी स्विच जैसे ही ऑन करेंगे करंट पास होना शुरू होगा, और फिर करंट पास होगा शुरू, थोड़ा देर के लिए छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि बुलबुला का निर्माण हो रहा है। बुलबुला का निर्माण होने का मतलब ये होगा कि गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब को जब गैस भर जाए टेस्ट ट्यूब में, तो टेस्ट ट्यूब को निकालने के बाद उसको बर्निंग कैंडल के पास ले जाना है, और बर्निंग कैंडल के पास जब आप ले जाइएगा तो देखिएगा कि एक टेस्ट ट्यूब से पट 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 का आवाज़ आएगा, तो जिससे पट 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 पॉप साउंड का आवाज़ आएगा, समझ आना है कि उसमें कौन सा गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ, H2 गैस रिलीज हुआ। वाटर टूटेगा तो किसमें टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। H2O 2 एटम हाइड्रोजन का रहता है और 1 ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो आप जानते ही हैं हमेशा कि 1:8 में बाई मास होता है, लेकिन बाई वॉल्यूम भाई 1 एटम हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम H2O नहीं, तो 1:8 उसका बाई मास होता है हमेशा रेशियो, अगर देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, आइए अब एक अलग एक्टिविटी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें मेन यही सिखाया कि हाइड्रोजन गैस जो है ना वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। वो हाइड्रोजन गैस का प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। आइए एक एक्टिविटी 1.8 स्टडी करते हैं। ये देखिए यहाँ चाइना डिश लिया गया है, सिल्वर क्लोराइड, ये खिड़की खुला हुआ है, यहाँ से सनलाइट आएगा। तो टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। ये जो इस तरह का जो बर्तन देख रहे हैं ये क्या है, चाइना डिश है, और इसमें क्या लिया गया है, सिल्वर क्लोराइड लिया गया है। टेक अबाउट 2 ग्राम, टेक अबाउट 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम क्या लेना है, 2 ग्राम आपको लेना है, 2 ग्राम आपको क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है। इन चाइना डिश, एक चाइना डिश में 2 ग्राम आपको क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेना है। और वो प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए सनलाइट में इसको छोड़ देना है, और फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, जब ऑब्जर्व कीजिएगा सिल्वर क्लोराइड को आप बस धूप में बस छोड़ देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। चाइना डिश एक बर्तन लेना है और उसमें जो है सिल्वर क्लोराइड डाल देना है। तो सिल्वर क्लोराइड है, वाइट कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड, और जब उसको धूप में आप छोड़ देंगे तो वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर किस में बदल जाएगा, ग्रे में। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल। सिल्वर क्लोराइड क्या करेगा, वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाएगा। सनलाइट में जब हम रखेंगे तो हमको उससे सिल्वर मेटल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको पढ़ते हैं। यू विल सी, आप देखेंगे कि वाइट सिल्वर क्लोराइड, कि सफ़ेद जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl है सिल्वर क्लोराइड, ये टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, ये सनलाइट में सूर्य की रोशनी में क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। और ये क्यों होगा, तो लाइट के वजह से सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, टूटेगा। AgCl सिल्वर क्लोराइड में जब हम लोग सनलाइट दिए तो ये टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन में ये टूट जाएगा। तो 2Ag + Cl, 2AgCl ये है सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड पे जब हम सनलाइट दिए, सूर्य का रोशनी जब इस पर पड़ा तो ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो गया, टूट गया। यू विल सी डैट, आप देखते हैं कि वाइट सिल्वर क्लोराइड, सफ़ेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है, टर्न्स ग्रे, ये किस कलर में बदल जाएगा, ग्रे कलर में बदल जाएगा इन सनलाइट, सूर्य की रोशनी में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, और ये क्यों होगा, तो डिकम्पोजिशन से होगा ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड के टूटने से होगा, इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन, और वो किससे टूटेगा, सिल्वर और क्लोरीन से टूटेगा बाय लाइट। AgCl होता है फार्मूला सिल्वर क्लोराइड का, Ag सिंबल होता है सिल्वर का, ठीक है, अर्जेंटम। सिल्वर का जो है वो लैटिन नाम के आधार पर है उसका सिंबल Ag, क्योंकि सल्फर का ऑलरेडी S है, इसलिए सिल्वर का S नहीं, सिल्वर का क्या रखा गया है नाम, Ag, अर्जेंटम।
गोल्ड का होता है ऑरम, AU, ये सब आप लोग पढ़े होंगे पहले भी। आइए आगे पढ़ते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स द सेम वे। सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो भी इसी प्रकार से सेम तरीके से क्या करता है, बिहेव करता है। जैसे 2AgBr, ये सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको जब हम लोग सनलाइट दिए, सूर्य की रोशनी दिए, तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में फिर से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सनलाइट देंगे तो उससे भी हमको सिल्वर और ब्रोमीन में मिल जाएगा। इन रिएक्शन का इस्तेमाल ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता था। सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट था और बदल गया किस में, ग्रे में। उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी वही इसी तरह से बिहेव करता है। तो उसके बाद कह रहा है वी हैव सीन डैट, हमने देखा कि, वी हैव सीन डैट, हमने ये देखा कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज इंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक आप लोग उस समय पढ़े थे थोड़ा देर पहले, अभी आ गया इंडोथर्मिक। कह रहा है कि अभी हमने जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, अभी हमने जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या देखा कि डिकम्पोज करने के लिए, किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए या तो हीट देना पड़ रहा है, या तो लाइट देना पड़ रहा है, या तो इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ रहा है, तभी वो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट टूट रहा है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें हमको क्या करना हो, ऐसे रिएक्शन जिनको एनर्जी की ज़रूरत हो, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए कह रहा है कि we have seen that decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants। हम ये देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसको एनर्जी की ज़रूरत है, चाहे वो हीट के रूप में हो, चाहे वो लाइट के रूप में हो, या फिर आपका किसमें हो, हीट के रूप में, लाइट के रूप में, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो। सभी में जो है आपका एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो, ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्जोथर्मिक पढ़े थे जो हीट रिलीज करे, तो दो प्रकार के रिएक्शन और भी हमने यहाँ पढ़ा, एक इंडोथर्मिक और एक एक्जोथर्मिक। तो ऐसे रिएक्शन जो हीट रिलीज करें, जिसमें हीट क्या हो, इवॉल्व हो, रिलीज हो, उसको कहते हैं एक्जोथर्मिक। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, हीट क्या हो, सोके, एब्जॉर्ब हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडोथर्मिक। दो तरह का, एक एक्जोथर्मिक, एक्जो मने रिलीज होना, और इंडो मने एब्जॉर्ब होना, और एक इंडोथर्मिक। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो वो क्या कहलाता है, इंडोथर्मिक कहलाता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एक एक्टिविटी आपको खुद से करने के लिए कह रहा है, और कह रहा है कि पता लगाइए कि जो है ये वाला कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को करने के लिए आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में। ऐड बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला हो जाएगा BaOH2, BaOH2, ठीक है। उसके बाद ऐड 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड, और 1 ग्राम क्या लेना है आपको, एमोनियम क्लोराइड लेना है, NH4Cl एमोनियम क्लोराइड, एंड मिक्स इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, और शीशा का एक रॉड से उसको क्या करना है, मिक्स करना है। 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है BaOH2, ऐड 1 ग्राम ऑफ एमोनियम क्लोराइड, 1 ग्राम क्या लेना है, एमोनियम क्लोराइड लेना है, NH4Cl लेना है, एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड, और फिर उसको मिक्स करना है शीशे का रॉड से, ग्लास रॉड से क्या कर देना है, उसको मिक्स कर देना है।
उसका टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर टेस्ट ट्यूब का जो निचला हिस्सा है, जो बॉटम है, उसको जो है छूना है अपने हाथों से विथ योर पाम, हथेली से। व्हाट डू यू फील, आपको कैसा फील होता है वो बताना है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो आप इस रिएक्शन, ये रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में ही आगे अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी एक्टिविटी की मदद से हम लोग समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ये सब कुछ चित्र दिया हुआ, ये सबको ध्यान से देखना है, इसी को एक्सप्लेन हम लोग अभी करने जा रहे हैं। एक्टिविटी 1.9, ठीक है। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। कहता है कि 3 लोहे का क्या लेना है, कील लेना है, आयरन नेल लेना है, लोहा का काठी, कील लेना है। एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर, कहता है उसको फिर जो आयरन नेल जो हमने लिया उसको पूरा साफ़ कर लेना है, सैंड पेपर से रगड़ के, रब करके। सैंड पेपर पहले भी बताए थे कि एक मोटा खुरदरा कागज़ होता है जिसकी मदद से हम रगड़ते हैं पेंट करवाने से पहले दीवारों को, दरवाज़ा को, ठीक है, रगड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि सैंड पेपर से रब कर लेना है। सबसे पहले लेना है टेक थ्री आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल्स लेना है और उसको साफ़ कर लेना है सैंड पेपर से रगड़ करके। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक का नाम ए और एक का नाम बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 10 ml, 10 ml क्या लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है। सबसे पहले कह रहा है कि 3 आयरन नेल ले लेना है, लोहे का नेल लेना है और उसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए और बी। इन ईच टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 10 ml, 10 ml CuSO4 ले लेना है, कॉपर सल्फेट ले लेना है। द 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड, और फिर उसको धागा से बांध देना है। इमर्स देम केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी। फिर इन दोनों नेल्स को क्या करना है, ये जो टेस्ट ट्यूब है हमारा, उसके अंदर डुबा देना है, उसके अंदर लटका देना है। यहाँ देखिए धागा है, धागा के मदद से यहाँ आयरन नेल को लटका देना है, इमर्स कर देना, पानी में डुबा देना है। द 2 आयरन नेल्स विथ अ थ्रेड, 2 आयरन नेल्स धागा के साथ, विथ अ थ्रेड, ठीक है। टाई 2 आयरन नेल्स, लिखा है कि 2 आयरन नेल्स को बांध दीजिए विथ ए थ्रेड, धागा से। एंड इमर्स देम केयरफुली, और फिर उसे डुबाइए सावधानी से, इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। किसमें डुबाइए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, CuSO4 में डुबाइए। इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स, 20 मिनट तक टेस्ट ट्यूब बी में डुबाए रखिए। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन, और बगल में फिर आप एक आयरन नेल को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं तुलना करने के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स बाद, टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। 20 मिनट बाद उन आयरन नेल को आप क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। आफ्टर 20 मिनट, 20 मिनट बाद, टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फिर कंपेयर कीजिए कि ब्लू कलर का इंटेंसिटी अलग अलग टेस्टों में कैसा है। ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ द नेल्स, और जो नेल जो डिप किए थे हम लोग, डुबाए थे, उसको भी देखिए कि उसमें क्या असर हुआ। यहाँ पर देखिए आयरन नेल में, आयरन नेल टेकन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये वाला है। जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जब आयरन नेल को निकाले तो देखिए उसके ऊपर में ऐसा लेयर जम गया, एक ब्राउनिश कलर का हो गया आयरन नेल, क्योंकि पहले आयरन नेल ऐसा था, बाद में ब्राउन कलर का हो गया, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ है कॉपर सल्फेट, ये टेस्ट ट्यूब ए में है और ये टेस्ट ट्यूब बी में था। टेस्ट ट्यूब स्टैंड है ये, तो आप देख सकते हैं कलर फीका पड़ गया, ये डार्क है और ये क्या हो गया, लाइट हो गया एकदम। यही बातें बता रहा है कि वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर। आयरन नेल जो है आखिर ब्राउनिश क्यों हो गया आयरन नेल, ठीक है। एंड द ब्लू कलर, और ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का क्या हो गया, फेड हो गया। इसके पीछे आइए, ये केमिकल रिएक्शन है, ये वाला केमिकल रिएक्शन। आयरन लिया गया, इधर कॉपर सल्फेट, इधर आयरन सल्फेट बना, इधर कॉपर।
Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, आयरन Fe सॉलिड है और ये कॉपर सल्फेट है CuSO4। इन दोनों को जब हम क्या कराएं, रिएक्शन कराएं, तो हमारा बना आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस Cu। तो Fe को जब हम कॉपर सल्फेट में डुबाएं CuSO4 में, तो क्या बना, आयरन सल्फेट बना, FeSO4 बना प्लस Cu, कॉपर बना। तो इस रिएक्शन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ था आयरन, लोहा था और उसको डुबाए थे हम, आयरन नेल को डुबाए थे कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। अब लेकिन जब प्रोडक्ट बना तो देखिए क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, FeSO4 बन गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप ध्यान से अगर देख सकते हैं तो कि Cu कहाँ पर था, CuSO4, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में Cu था, तो SO4 के साथ अटैच था Cu। अब SO4 के साथ कौन अटैच हो गया प्रोडक्ट में, Fe। मतलब इसका मतलब ये है कि Fe ने क्या किया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया या Cu को रिमूव कर दिया। इन दिस रिएक्शन हम ये कह सकते हैं कि आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि आयरन ने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया कॉपर को, किससे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी कुछ उदाहरण यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दिया हुआ है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है, कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे Fe प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन हुआ तो आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। इसका कारण है कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। बाद में आप लोग यहाँ पहले भी पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज अलग अलग एलिमेंट्स का, ठीक है, जिसमें सोडियम ये सब ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम पोटासियम, ठीक है, और ये सब गोल्ड सिल्वर ये सब लिस्ट रिएक्टिव होता है, और मिडिल में ये सब आता है। कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए वो डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे रिएक्शन के दौरान, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आइए और दो उदाहरण यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, Zn प्लस CuSO4। तो यहाँ पर Zn भी क्या कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि Cu लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है जिंक से भी। तो Zn प्लस CuSO4, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो प्रोडक्ट में बना जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ZnSO4 प्लस कॉपर Cu, ठीक है। Zn जिंक प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, तो बना ZnSO4 प्लस Cu। उसी तरह लेड Pb प्लम्बम, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2, बना लेड क्लोराइड प्लस कॉपर PbCl2 प्लस Cu। तो Pb हो गया लेड प्लस CuCl2 कॉपर क्लोराइड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड क्या बना, लेड क्लोराइड प्लस कॉपर Cu। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स दैन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिंक हो गया, लेड हो गया, और सबसे ऊपर में हम लोग आयरन का भी रिएक्शन देखें तो ये सभी जो है कॉपर सल्फेट से जो है कॉपर को क्या कर दिया, अलग कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। इस प्रकार से हमने देखा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, ठीक है। Pb लेड, Pb प्लस Cu2, लेड और कॉपर क्लोराइड का जब रिएक्शन कराएं तो लेड क्लोराइड बना और कॉपर को अलग हो गया, कॉपर डिस्प्लेस। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कोई एक एलिमेंट रिएक्टेंट, ठीक है, कोई एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड में से एक एलिमेंट्स को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे अनदर एलिमेंट को, तो उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रकार देखते हैं रिएक्शन का। अगला टाइप है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला टाइप हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको भी हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से पहले स्टडी करेंगे। यहाँ पर ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाया गया है। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। कहता है कि एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml क्या ले लीजिए, सोडियम सल्फेट ले लीजिए। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4।
कहता है टेक अबाउट 3 मिलीलीटर 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन ले लेना है टेस्ट ट्यूब में। इन अनदर टेस्ट ट्यूब, दूसरे टेस्ट ट्यूब में टेक अबाउट 3 ml बेरियम क्लोराइड, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लेना है। 3 ml सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और 3 ml दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या ले लेना है, बेरियम क्लोराइड। मिक्स दी 2 सॉल्यूशन, और इन दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है, मिक्स करना है। देखिए इसमें बेरियम क्लोराइड लिया गया है और इसमें क्या लिया गया है, सोडियम सल्फेट, और दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है। मिक्स करते वक्त ध्यान देना है हाथ पे गिरे नहीं। देखिए इस तरह से अच्छे ढंग से पकड़ना है टेस्ट ट्यूब को। तो बेरियम, यहाँ सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, बेरियम क्लोराइड है BaCl2 है, और एक टेस्ट ट्यूब में है सोडियम सल्फेट Na2SO4। दोनों 3-3 ml लिया गया है और दोनों को फिर मिक्स किया गया। तो देखिए क्या बनेगा, एक तरफ बन गया आपका बेरियम सल्फेट, एक तरफ आपका क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया, और एक तरफ आपका क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया BaSO4 बना, और एक तरफ बना सोडियम क्लोराइड NaCl बना। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक वाइट सब्सटेंस जो कि इनसोल्यूबल है वाटर में क्या है, इनसोल्यूबल, पानी में नहीं घुलता है। तो दिस इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। ये जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस बना इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करे उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाएगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट तो ये कहलाएगा ही। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे कहलाएगा, तो देखिए Na2SO4 इधर सोडियम सल्फेट था, इधर BaCl2 था, ये Na2SO4 Na इधर चला जाएगा, NaCl बना लिया इधर, देखिए सोडियम क्लोराइड, और ये Ba इधर सल्फेट वाला में चला जाएगा, बेरियम सल्फेट बना लिया, आपस में एक्सचेंज कर लिया। नहीं, ये वाला कंपाउंड सोडियम सल्फेट और इधर था बेरियम क्लोराइड। अब बना प्रोडक्ट में क्या, बेरियम सल्फेट, बेरियम चला गया SO4 के साथ Ba, और सोडियम आ गया क्लोरीन के साथ NaCl, सोडियम क्लोराइड, और इधर बना बेरियम सल्फेट। तो फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो जब हम सोडियम क्लोराइड तो बन गया, यहाँ हमको किसको मिक्स करना था, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस Na2SO4, इन दोनों को जब हमने मिक्स किया तो बन गया बेरियम क्लोराइड बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया। पहले सोडियम सल्फेट था, बन गया बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड था, बन गया सोडियम क्लोराइड। मतलब यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला। सोडियम जो है वो किसको डिस्प्लेस कर दिया, बेरियम को, अब बेरियम किसको डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम को। तो इस ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें आयन का क्या हो, एक्सचेंज हो। आयंस आप लोग पढ़े होंगे, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, कैटायंस, एनायंस, ठीक है, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। जैसे H2SO4 में है तो H2 और SO4 नहीं, H2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये सब आयंस होते हैं। यही बेरियम सल्फेट में Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस। बेरियम सल्फेट में अगर आप देखेंगे तो Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये सब क्या है, आयंस हैं। तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हमको देखने को मिले, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें हमको आयंस का क्या देखने को मिले, एक्सचेंज, अदला बदली देखने को मिले। सोडियम आयन ने बेरियम आयन को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम ने सोडियम को, आपस में एक्सचेंज हो गया, Ba2 प्लस SO4 2 माइनस का जगह ले लिया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये हमारा अगला टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन।
नाम से ही पता हो रहा है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जोड़ना, रिडक्शन ऑक्सीजन का हटना। दो तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं, एक ऑक्सीजन के टर्म में भी हम ऑक्सीडेशन को पढ़ सकते हैं और एक हाइड्रोजन के टर्म में भी हम पढ़ सकते हैं। ये स्टडी करते हैं। पहले एक एक्टिविटी है यहाँ, एक्टिविटी 1.11 हीट ए चाइना डिश। एक चाइना डिश को क्या करना है, गर्म करना है, कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर और कॉपर पाउडर। ये जो ऊपर में आप जो गोल जो डिश देख रहे हैं इसको चाइना डिश कहते हैं, चाइना डिश। ये जो बर्तन देख रहे हैं ये चाइना डिश में कॉपर पाउडर डाल देना है। कितना ग्राम, 1 ग्राम। और ये जो स्टैंड है नीचे आपको देख सकते हैं, ठीक है, गर्म किया जाएगा इससे। बर्नर है, बंसन बर्नर। इसके ऊपर में वायर गेज रख दिया गया सबसे पहले तार का। और ये ट्राईपॉड स्टैंड है, इस स्टैंड का नाम है ट्राईपॉड स्टैंड। ऊपर में जो बर्तन रखा हुआ है उसका नाम है चाइना डिश, ठीक है। नीचे है बर्नर और ये स्टैंड है और एक वायर गेज के ऊपर में रखा गया है चाइना डिश। चाइना डिश के अंदर रखा गया है क्या, कॉपर पाउडर। तो कह रहा है कि हीट अ चाइना डिश, कह रहा है एक चाइना डिश को गर्म कीजिए, कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर, जिसमें 1 ग्राम क्या होना चाहिए, कॉपर पाउडर होना चाहिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कि कॉपर पाउडर का जो सरफेस है, हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कॉपर पाउडर का जो सरफेस है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वो काला कॉपर ऑक्साइड से क्या हो जाएगा, आपका ढक जाएगा, एक लेयर बन जाएगा आपका ब्लैक कलर का। तो ये देखिए रिएक्शन भी इसका दिया है कि 2Cu + O2 कॉपर है और उसको ऑक्सीजन, कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन आएगा ही, ऑक्सीजन के मदद से ही जलता है। तो 2Cu + O2 हीट दिए तो बना CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, काला है, ठीक है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। और ये कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, Cu कॉपर को हीट किए, कॉपर को क्या किए, हीट किए ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन और है कि CuO + H2 कॉपर ऑक्साइड को, इसका रिवर्सिबल रिएक्शन भी दिया कि कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा देंगे तो फिर कॉपर हमको अलग से मिल जाएगा और H2O अलग हो जाएगा, कॉपर अलग और H2O अलग, ठीक है। CuO + H2 तो बनेगा Cu + H2। इफ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आइए देखिए ध्यान से, इस चीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को क्या करता है, गेन करता है, तो इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। इफ़ ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अगर कोई सब्सटेंस जो है रिएक्शन के दौरान क्या करता है, ऑक्सीजन गेन करता है, तो हम कहते हैं वो कि वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और इफ़ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, और अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन क्या करता है, लूज करता है किसी रिएक्शन के दौरान, तो इट इज़ सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो हम कहते हैं कि उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, वो रिड्यूस्ड हो गया। तो इससे याद रखना है ऑक्सीजन के टर्म में कि अगर कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, या कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर लिया, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। और जो सब्सटेंस से ऑक्सीजन क्या हो गया, लूज कर दिया, तो वो सब्सटेंस रिड्यूस होगा। जैसे आप अगर इसी में देखें CuO था, क्या था, CuO कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ आपका क्या था, CuO था, कॉपर ऑक्साइड था, और ये हाइड्रोजन था, ठीक है। इधर आप देखिएगा तो इधर Cu है और इधर आपका Cu है, ठीक है। इधर आपका क्या है, Cu, और यहाँ है आपका H2O।
तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, इससे ऑक्सीजन हट गया, CuO था रिएक्टेंट साइड में, राइट साइड में Cu बन गया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। वहीं इधर था H2 आपका हाइड्रोजन, और राइट साइड में आपका क्या बन गया, H2O। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया, तो हाइड्रोजन क्या कहेंगे इस रिएक्शन में, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, और CuO कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड हो गया, और H2 क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। CuO प्लस H2, अगर आप केमिकल रिएक्शन अगर ध्यान से देखें तो क्या लिखा है, CuO प्लस H2, ठीक है, CuO प्लस H2, ये वाला रिएक्शन ध्यान से देखिए, इसमें CuO है ना, और इधर क्या है, H2 है, लेकिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में Cu बना, इधर क्या बना, H2O। तो CuO कॉपर ऑक्साइड था, और उसमें उसका रिडक्शन हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो रिडक्शन होके कॉपर में कन्वर्ट हो गया, उसका ऑक्सीजन हट गया, CuO था, बाद में Cu हो गया, O हट गया, O रिमूव हो गया, तो इसको कहेंगे रिडक्शन। और इधर देखिए H2 था, और H2 बन गया H2O, H2 में जाकर वो जुड़ गया, तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में आप देख रहे हैं एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और वहीं दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। शॉर्ट में इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शंस, या फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इसका पूरा नाम है। तो यही अगर आप रिएक्शन देखेंगे तो इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो इसलिए कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, और हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को प्राप्त कर रहा है, गेन कर रहा है, एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एक रिएक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, वाइल द अदर गेट्स रिड्यूस्ड, जबकि दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शंस रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या इसी का शॉर्ट फॉर्म है रेडॉक्स रिएक्शन। इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, रेडॉक्स, REDOX, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन, REDOX, रेडॉक्स, शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन भी इसका नाम है, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन भी इसका नाम है आपका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन तो नाम है ही। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि आपका एक सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और एक सब्सटेंस आपका क्या होगा, रिड्यूस होगा। जैसे और भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का या रेडॉक्स, REDOX रेडॉक्स रिएक्शन का आपको उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ZnO प्लस C, ZnO, ये दो रिएक्शन और भी दिया हुआ है आपको कि ZnO प्लस C, Zn प्लस CO बन रहा है ना, ZnO था पहले, और फिर क्या बना, Zn हो गया, ZnO से Zn हो गया, जिंक ऑक्साइड था बन गया जिंक, जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। और इधर कार्बन था सिर्फ C, और प्रोडक्ट साइड में CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिंक जो है यहाँ पर ZnO प्लस C, अब बन रहा है Zn प्लस CO। तो इस रिएक्शन में जो है जिंक क्या हो रहा है आपका, रिड्यूस हो रहा है, और कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो कह रहा है कि ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होगा और अदर रिएक्टेंट, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होगा रिएक्शन के दौरान, तो वैसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या दूसरे वर्ड में रेडॉक्स, REDOX रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट क्या हो, रिड्यूस हो, और वहीं दूसरा रिएक्टेंट क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, तो वैसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं। इन रिएक्शन, ठीक है, 1.31 एक रिएक्शन जो हमने किया उसमें कार्बन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ CO
और ZnO रेड्यूस हुआ, वही ये वाला बात बता रहा है जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा। एक और रिएक्शन दिया है नीचे, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड प्लस 4HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इधर बन रहा है MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो MnO2 था, Mn रेड्यूस हो गया, MnO2 इज रेड्यूस्ड, MnO2 क्या हो गया, रेड्यूस्ड हो गया, MnO2 इज रेड्यूस्ड टू MnCl2। ठीक है, तो ये वाला सब जो रिएक्शन है, ये 3 ठो जो रिएक्शन दिया था, CO प्लस H2 Cu प्लस H2O, ZnO प्लस C Zn प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये सब जो है रेडॉक्स रिएक्शन का क्या है, उदाहरण है। तो इन रिएक्शन में हमने देखा कि एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिएक्टेंट, वहीं दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है। तो वैसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब हम लोग को इफ़ेक्ट्स पढ़ना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या पढ़ना है, इफ़ेक्ट को स्टडी करना है। हैव यू ऑब्जर्व्ड, क्या आपने ऑब्जर्व किया है, क्या हैव यू ऑब्जर्व। तो 2 हमको प्रोसेस पढ़ना है, एक पढ़ना है कोरोजन और एक पढ़ना है रेनिसिडिटी। ठीक है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के प्रभाव। तो 2 इफ़ेक्ट्स को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, एक का नाम है कोरोजन, जंग लगना, और एक का नाम है रेनिसिडिटी। तो आइए पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ज़रूर देखा होगा कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, कि लोहे का सामान जो होता है वो चमकता है जब नया होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ज़रूर ये ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी, लोहे के जो सामान है वो चमकते हैं जब नए होते हैं, बट गेट कोटेड विथ ए रेडिश ब्राउन पाउडर वे व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, कुछ समय के लिए जब उन्हें हम खुला में छोड़ देते हैं तो उनके ऊपर एक रेडिश ब्राउन, लाल और भूरा कलर का पाउडर जैसा क्या हो जाता है, जम जाता है। उन लोहे के आर्टिकल के ऊपर में एक कोट, एक परत जम जाता है, लोहा रेडिश ब्राउन कलर का। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इस प्रोसेस को हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ज़रूर देखा होगा कि आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू, लोहे का सामान जो होता है वो नया होता है जब, तो बहुत चमकता है, लेकिन कुछ समय के लिए जब हम उसको खुले में एयर और वाटर के कांटेक्ट में आने देते हैं, खुले में छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या होता है कि उसके ऊपर में एक ब्राउन और रेडिश ब्राउन, लाल भूरे रंग का एक परत, एक कोट जमना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज़ कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, इसी प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड, कुछ और जो दूसरा मेटल है वो भी ख़राब हो जाता है, टार्निश हो जाता है। हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर, क्या कभी आपने नोटिस किया है कॉपर और सिल्वर का के ऊपर जो कोटिंग बनता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड्स एट्सेट्रा, इट इज़ सेड टू करोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि वेन, यहाँ से यहाँ तक आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे, वेन ए मेटल इज अटैक्ड, जब मेटल में कोई सब्सटेंस अटैक करता है बाहर से, जैसे कि मॉइस्चर नमी या एसिड्स, तो वो कोरोड होना शुरू होता है, उसमें जंग लगना शुरू होता है और उसी को कोरोजन कहते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। फिर सिल्वर के ऊपर में, सिल्वर को अगर आप खुले में छोड़ देंगे, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देंगे चांदी को, तो उसके ऊपर में काला रंग का कोटिंग आ जाएगा, और कॉपर के ऊपर में हरा रंग का कोटिंग आ जाता है। देखते हैं आप लोग तांबा का जो बर्तन सब होता है, तो बहुत दिनों तक यूज करने के बाद उसमें एक हरा रंग का लेयर, या पानी डाल करके आप छोड़ दीजिए कुछ दिन, तो उसके ऊपर में एक हरा हरा क्या जम जाएगा, लेयर जम जाएगा, जिसको कि बाद में हम लोग को पीताम्बरी आता है, एक सफाई करने वाला अलग से कॉपर के बर्तन को धोने के लिए, उससे साफ़ करते हैं तो साफ़ होता है। तो हरा रंग का एक कोटिंग जम जाता है ग्रीन रंग का। तो ये सब क्या है, ये सब कोरोजन का ही एग्जाम्पल है कि एक अलग सब्सटेंस का कोटिंग, एक अलग सब्सटेंस का कोट का क्या हो जाना, फॉर्मेशन हो जाना, COAT कोट। ठीक है,
लोहा के आर्टिकल के ऊपर में रेडिश ब्राउन, सिल्वर के आर्टिकल के ऊपर में ब्लैक कोटिंग और कॉपर के ऊपर में ग्रीन कोटिंग होता है। ये सभी क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। जब कभी भी कोई भी मेटल, मॉइस्चर, एसिड्स इनके द्वारा जब अटैक किया जाता है तो वो करोड होना शुरू होता है, ख़राब होना शुरू होता है, टूटना शुरू होता है, जंग लगना शुरू होता है, उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज़। कोरोजन से क्या होता है? कार बॉडीज़ को नुकसान पहुंचता है, ब्रिजेज, आयरन रेलिंग्स, ठीक है, एट शिप्स, जहाज, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कह रहा है कोरोजन से जो है कार का जो बॉडीज है, ब्रिज है, पुल है, आयरन का रेलिंग है, जहाज है, ये सभी वस्तुएं जो मेटल से बने हैं, खास करके आयरन से जो वस्तुएं बने हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। कोरोजन ऑफ आयरन जो है एक सीरियस प्रॉब्लम है। ये बहुत ज़्यादा पैसा जो है इस पर खर्च किया जाता है। आयरन जो डैमेज हो जाता है तो उसके रिपेयरिंग में उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है। घर में भी हम लोग अगर गेट को अगर पेंट नहीं कराते रहे, इसलिए हम लोग दरवाजे और खिड़कियाँ जो लोहे के बने होते हैं तो उनको हमको समय समय पर क्या कराना पड़ता है? पेंट करवाना पड़ता है, नहीं तो उसमें भी जंग लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। खुले में लोहा रहेगा तो वो कोरोजन हो जाएगा, जिसको रस्टिंग भी कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? पेंट कराते हैं। चलिए अब है हमारा अगला टॉपिक है रेनसिडिटी। अगला टॉपिक हमारा क्या है? रेनसिडिटी। रेनसिडिटी अगला टॉपिक हमारा क्या है? रेनसिडिटी। आइए इसको पढ़ते हैं, इस टॉपिक को, रेनसिडिटी को। हैव यू एवर टेस्टेड? क्या कभी आपने टेस्ट किया है और स्मेल्ट या महका है द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कह रहा है कि कोई खाना या फूड मटेरियल जब उसको लंबे समय तक हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं, तब जब वो ख़राब हो जाता है, लंबे समय में जब ख़राब हो जाता है तो जब ऑक्सीडाइज हो जाता है। हैव यू एवर टेस्टेड? क्या कभी आपने टेस्ट किया या स्मेल्ट किया कि फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल इज लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। खाने का मटेरियल या खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक जब आप छोड़ देते हैं तो उसमें क्या कभी उसको आपने महका है? तो काफ़ी खट्टा अलग तरह का महकेगा, जैसे बासी भोजन जिसको कहते हैं। ख़राब हो जाता है जो भोजन तो बहुत ज़्यादा गंध देता है, उसको खाया नहीं जाता है। तो वही, तो उसमें क्या हो गया? वो खाना जो तेल से बना था, तेल घी से, वेजिटेबल ऑयल से, डालडा ये सब से बनाए थे, और तो उसका फैट्स और ऑयल्स क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया, जिसके कारण वो ख़राब हो गया, रेनसिड हो गया, और उसका स्मेल और टेस्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। इसी को रेनसिडिटी बोलते हैं। कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड, जब फैट्स और ऑयल क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज हो जाए, तो दे बिकम रेनसिड, वो क्या हो जाते हैं? रेनसिड हो जाते हैं, और उनका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। रेनसिडिटी यही होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन द फूड मटेरियल्स। खाने की खाद्य पदार्थों में, भोजन में फैट्स और ऑयल्स जब क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उनका स्मेल और टेस्ट क्या हो जाता है? बदल जाता है, जिसको हम रेनसिडिटी कहते हैं। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स और ऑयल। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग? फूड जिसके अंदर फैट्स और ऑयल रहता है, तो वैसे फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन से रोकता है या ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। आप कोई भी पैकेज्ड फूड देखिएगा, खाइएगा, तो उसको ध्यान से अगर पढ़िएगा पीछे में, तो आपको उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला हुआ रहता है, ठीक है, प्रिजर्व करने के लिए, कि लंबे समय तक 6-6 महीने चलता है ना बहुत सारा खाने का सामान पैकेट के अंदर, डिब्बा बंद खाना, तो इसलिए एयर टाइट कंटेनर में भी अगर हम खाना को रखें तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। या चिप्स उप्स में देखते हैं हवा भरा रहता है, प्लस वैक्स ऑफ चिप्स विच इज़ गैस सच एज नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में कुरकुरा या ये सब जो आप लोग खाते हैं, तो इसके अंदर आप देखे होंगे हवा भरा रहता है, वो हवा नाइट्रोजन रहता है। वो इसलिए भरा रहता है कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है। जो फूड मटेरियल है वो आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में क्या है? नहीं आए, नहीं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखिएगा अगर किसी में होल हो गया, छेद हो जाता है,
भले आप पैकेट नहीं फाड़े हैं, लेकिन अगर उस पैकेट में अगर कहीं से भी होल हो गया तो ऑक्सीजन चला गया उसके अंदर तो ख़राब हो जाता है, महरा जाता है, हम लोग आम भाषा में कहते हैं। बिस्कुट उस्कुट हुआ वो महरा जाता है, मैंने एकदम ख़राब हो जाता है, उसका टेस्ट स्मेल सब ख़राब हो जाता है। और वही अगर हवा उसके अंदर अगर मौजूद रहता है जो भी कूड़ा के अंदर, तो चिप्स ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। तो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन भर देते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेशन से रोकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ये रेनिसिडिटी टॉपिक भी पढ़ लिए, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये जो है पहला जो पार्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, आज यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। इसका मैंने 2 वीडियोज़ अपने चैनल पर AK ट्यूटोरियल्स चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको समय से मिलता रहे। सभी चैप्टर्स का सीरीज वाइज सीरियल वाइज तरीके से मैं अपने चैनल पर क्लास 10 के सभी वीडियोज़ लाऊंगा। सोशल साइंस का भी वीडियोज़ आएगा आपको, अभी फ़िलहाल साइंस की वीडियोज़ अभी आएंगे और सोशल साइंस के भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक क्लास 10 के छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी वो देख सकें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें प्रेरित करें। आप सबों का हमारे चैनल AK ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।